हेलो गाइस, वेलकम टू रिसोर्स अड्डा। आज हम पॉलिटी का दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो उसका पहला पॉइंट है डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमें पता है कि 1934 में हमारे जो एम.एन. रॉय थे, उनको क्या बोलते हैं, पायोनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया भी बोलते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आइडिया सबके सामने रखी थी। ओके, बाद में 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी। ओके, और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के बिहाफ पे कब 1938 में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की थी, ताकि वो हम कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो इंडिया फ्री होगा तब उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन वो फ्रेम कर सके। ओके, बाद में लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड कर रहे थे हमारे मतलब लीडर्स, तो उनकी डिमांड कब एक्सेप्ट कर दी गई, अगस्त ऑफर में। अगस्त ऑफर कब आई थी, 1940 में। हमें पता है कि 1939 में वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। तो वो लोग इंडियंस का कॉरपोरेशन चाहते, तो इसके कारण उन्हें अगस्त ऑफर भेजी थी। और उन्होंने वहाँ पे बताया कि हम मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भेजेंगे, उसमें मेनली इंडियंस रहेंगे। बाद में 1942 में स्टैनफोर्ड क्रिप्स का जो प्रपोजल आया था, तो उन्होंने क्या जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स था वो कौन था, ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था। ओके, तो उन्होंने कहा था, उसने क्या कहा था कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट कब किया जाएगा, वर्ल्ड वार 2 के बाद में। ओके, लेकिन जो क्रिप्स ने प्रपोजल सबके सामने रखा था, उसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि वो डिवाइड करना चाहती थी, वांटेड टू डिवाइड इंडिया। ओके, इसके कारण उन्होंने क्रिप्स का प्रपोजल उसको अपोज कर दिया। ओके, फाइनली कैबिनेट जो मिशन है उसको इंडिया में सेंड कर दिया। कब सेंड किया था, हमें पता है कि 1946 में। ओके, उन्होंने फाइनली कैबिनेट मिशन ने क्या किया, जो एक स्कीम सबके सामने रखी, जो कि मतलब सबको सेटिस्फाई, मतलब जो मुस्लिम लीग है उसको भी मतलब सेटिस्फाई करती थी। लेकिन उन्होंने जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो आइडिया थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। ओके, बाद में देखते हैं हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 में, उसका कंपोजिशन देखते हैं, मतलब कितने मेंबर्स थे, कौन से पार्टी के थे, तो ये देखते हैं। उसमें टोटल हमारी जो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें थे 389 मेंबर्स। ओके, उसमें से 296 जो मेंबर थे वो किसको अलाउड किए थे, हमारा जो उस टाइम का ब्रिटिश इंडिया था उसको अलाउ किया था, मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर जो इंडिया था उसको 296 सीट्स अलाउ की थी। 93 जो सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए रखी थी। ओके, आउट ऑफ जो 296 सीट थी, 292 जो सीट्स थी वो किसको थी, जो हमारे 11 जो गवर्नेंस प्रोविंस थे, लाइक बंगाल, बिहार, उड़ीसा वगैरह, उनको 11 जो प्रोविंस थे उनको 292 सीट्स रखी थी। और 4 सीट्स जो थी ये हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे, उनको सबको एक एक सीट रखी थी। ओके, और जो प्रिंसली स्टेट्स जो था उनको मतलब जो सीट्स दी थी वो कई मतलब कौन से बेसिस पे दी थी, वो तो उनका जो पॉपुलेशन था उसके बेसिस पे दी थी। ओके, और जो सीट अलॉट किए थे वो मतलब एक डिवाइड किए थे ऑन कौन से प्रिंसिपल पे, तो एक थी मुस्लिम, मतलब मुस्लिम, सिख और जनरल, और ऐसे मतलब उनको डिवाइड किया था। तो जनरल में कौन आए थे, मतलब जो मुस्लिम और सिख छोड़ के सब जनरल कैटेगरी में ऐड किए थे। ओके, और जो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव, ईच कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे चांस मिला था, लेजिस्लेटिव मतलब जो असेंबली बनी थी उसको, उसमें एक मतलब चांस मिला था रिप्रेजेंट करने का। और जो वोटिंग हुई थी कैसे हुई थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अभी भी हमारी वोटिंग उसी तरीके से होती है। ओके, बट जो प्रिंसली स्टेट्स जो थे उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको नॉमिनेट किया गया था। मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो कैसी थी, पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। ओके, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मतलब 296 जो मेंबर थे उसके लिए इलेक्शन कब हो गया, जुलाई अगस्त 1946 में। वहाँ उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट एक्वायर कर ली थी, मुस्लिम लीग ने 73, और बाकी के मतलब बाकी रिमेनिंग जो थे इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट और छोटी बड़ी पार्टी होते उनको गई थी। ओके,
और जो प्रिंसली स्टेट को 93 सीट अलाउ की थी, तो उन्होंने उसको मतलब ऑक्यूपाई करने के लिए ना कहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा और उनकी पावर जाएगी। उसको मतलब उसी डर से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने के लिए मनाही की। ओके। और जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो ये अडल्ट फ्रेंचाइज भी बनी थी, तो उसमें क्या हो गया, सबको मतलब रिप्रेजेंटेशन मिल गया था, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, एससी, एसटी और वुमेंस को भी। हमारे मतलब जो असेंबली थी उसमें सब इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थी, उस टाइम के सब इम्पोर्टेंट लीडर थे एक्सेप्ट हमारे गांधी जी। बाद में देखते वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई? दिसंबर 9 1946। उसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया, उसको बॉयकॉट कर दिया। तो जो पहली मीटिंग थी उसमें सिर्फ 211 मेंबर आए थे, 211 मेंबर आए थे। तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया उस टाइम, मतलब फ्रेंच प्रैक्टिस, फ्रेंच उसमें क्या रहता है, जो ओल्डेस्ट मेंबर जो रहता है असेंबली में उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, टेम्पररी प्रेसिडेंट। तो इस उस टाइम ओल्डेस्ट मेंबर कौन थे? हमारे एसपी सिन्हा, तो उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन बाद में राजेंद्र प्रसाद उनको एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। और उस टाइम 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, कौन से? एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी। ओके। हमारे जो मतलब जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने दिसंबर 13 1946 में एक हिस्टोरिक मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया था। कब? दिसंबर 13 1946 में। और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है उसमें जो बातें लिखी है, जो हमारी अभी की प्रीएम्बल है, वो वही से मतलब ली है, मतलब जो प्रीएम्बल में जो बातें लिखी है वही इस मतलब इस पे यहाँ पे आपको देखने के मिलेगी। तो मैं ये पॉइंट कवर नहीं करूँगा, आपको मतलब ये सीधा पढ़ना है, उसमें कुछ मतलब समझाने वाली कोई बात नहीं है, इसके कारण हम उसको स्किप करते हैं। और जो रिजोल्यूशन मूव किया था, तो उसको अडॉप्ट कब किया? जनवरी 22 1947। ये दो डेट याद रखिएगा सिर्फ। हमारा रिजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया? जनवरी 22 1947। ओके। और जो हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट बना था उसमें कुछ चेंजेस किए थे, जब मतलब माउंटबेटन प्लान आया जून 1947 में। तो बाद में मतलब उन्होंने कुछ चेंजेस किए। माउंटबेटन प्लान जो था, उन्होंने हमारे मतलब गवर्नर जनरल, उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को थोड़ा सा सपोर्ट किया। और बाद में जो मुस्लिम लीग थी और जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे, उन्होंने भी बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट की असेंबली को ज्वाइन करना स्टार्ट किया था। तो माउंटबेटन जब आए, उन्होंने इंडिपेंडेंस एक्ट जो था उसमें कुछ चेंजेस किए थे। तो वो टोटल 3 चेंजेस थे, और कौन से हम देखते हैं। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको फुल्ली सोवरेन बॉडी बना दिया। ओके। तो टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। और उनको एक और मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस को पावर भी दे दी गई। जो हमारा उस टाइम का इंडिया था, उस मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनको 2 पावर दे दी गई, एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए और दूसरी लॉ मेकिंग के लिए। ओके। यहाँ पे लिखा है असेंबली आल्सो बिकेम ए लेजिस्लेटिव बॉडी। ओके। उस टाइम मतलब जो लॉ इनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लॉ फॉर द कंट्री। ओके। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 2 वर्क कर रहे थे, तो उसमें जो प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, वो प्रेसिडेंट रहते थे। कब? जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिलती थी, कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए मिलती थी, तब प्रेसिडेंट कौन रहते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब वो एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी, तब हमारे जीवी मावलनकर एज अ प्रेसिडेंट रहते थे। ओके। और ये टास्क मतलब उनका जो टू टास्क कब तक चले? जनवरी 26 1949 तक। ओके। बाद में क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने अचानक से मतलब मुस्लिम लीग ने क्या किया, विड्रू कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो हमारी जो स्ट्रेंथ थी 389 मेंबर की, वो कम होके कितनी हो गई? 299 मेंबर्स की। ओके। तो बाद में जो हमारे मतलब इंडियन प्रोविंस के लिए मतलब उस टाइम के, तो उनको जो 296 अलॉट कर दी सीट अलॉट कर दिए थे। तो उसकी भी स्ट्रेंथ कम कर दी, कितनी? 229 मेंबर। और जो प्रिंसली स्टेट थे उनकी 70 सीट्स रह गए। तो टोटल कितने? 299। डिवीजन कैसा था? 229 प्लस 70। ओके। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने उस टाइम बाकी और कोई फंक्शन किए थे, उसको देखते हैं। उन्होंने मई 1949 में
इंडिया की मेंबरशिप मतलब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में इंडिया की मेंबरशिप जो थी उसको रेटिफाई किया था। नेशनल फ्लैग फ्लैग को कब अडॉप्ट किया? जुलाई 22 1947। उन्होंने हमारे नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को जनवरी 24 1950 को अडॉप्ट किया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको इलेक्ट किया एज ए प्रेसिडेंट उसी डेट पे जनवरी 24 1950 को। ओके। और ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके टोटल 11 सेशन हो गए ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज को। ओके। और उन्होंने क्या किया था? ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या किया? 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। ओके। और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ था उस टाइम के लिए? 64 लाख रुपीज़ फॉर मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। ऑन जनवरी 24 1950 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उनका फाइनल सेशन ये किया, फाइनल सेशन लिया। लेकिन वो एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट कब तक रही? जनवरी 26 1950 टिल हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट नहीं हो जाता तब तक वो एज अ लॉ मेकिंग बॉडी रही। लेकिन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी कब मिली फाइनल सेशन उनका? जनवरी 24 1950। एंड बाद में मतलब ये कंटिन्यू रही एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट कब तक? जब तक हमारा पहला इलेक्शन नहीं होता। कब? 1951-52 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ कुछ मतलब इंपॉर्टेंट कमेटी है, उसको मेजर कमेटी सिर्फ हम देखते हैं। मेजर कमेटी कौन सी है? तो यूनियन पावर कमेटी जो थी वो जवाहरलाल उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वो भी जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सरदार पटेल। ओके। जो ये कमेटी थी उसकी सब कमेटी थी, उसमें कौन सी? फंडामेंटल राइट सब कमेटी जे बी कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी एस.सी. मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बारदोलाई। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी ए.वी. ठक्कर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर थी। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माइनर कमेटी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे? हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था फर्स्ट ड्राफ्ट, उसको रीडिंग के लिए कब मतलब वाज पब्लिश कब किया? फरवरी 1948 को। बाद में देखते हैं इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो असेंबली के सामने कब रखा? नवंबर 4 1948 को। और वो उस वहाँ पे उनकी फर्स्ट रीडिंग हो गई। उसके बाद सेकंड रीडिंग कब हो गई? नवंबर 15 1948 को स्टार्ट हुई और एंडेड कब? अक्टूबर 17 1949 को। ओके। थर्ड रीडिंग कब हुई? नवंबर 14 1949 को। ओके। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है फाइनली पास कब किया गया? नवंबर 26 1949 को। और उस पर मतलब आउट ऑफ 299 मेंबर उस टाइम 284 मेंबर प्रेजेंट थे, तो 284 मेंबर ने उस टाइम साइन की थी कॉन्स्टिट्यूशन पे। ओके। और एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन जो था एडॉप्ट किया कब? नवंबर 26 1949 को। उस टाइम उसमें कितने 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल है, अभी ज़्यादा बड़े हैं। ओके। हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो थे उनको क्या बोलते हैं उस टाइम? मतलब उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, इसके कारण उनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
ओके। और उनको एक और बोलते हैं चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और मॉडर्न मनु भी बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इन्फोर्स कब हो गया इस पे एक क्वेश्चन पूछा है, मतलब एमपीएससी में पूछा है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने से पहले ही मतलब सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, ये जो प्रोविजन थी वो पहले से ही मतलब फोर्स में आई थी। कब? नवंबर 26 1949। और रिमेनिंग जो प्रोविजन थी वो कब फोर्स में आई? जनवरी 26 1950 को। ओके। हमने मतलब हमें पता है जनवरी 26 डेट कब क्यों चूज की थी, मतलब हम इस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उन्होंने जनवरी 26 डेट इसलिए चूज की थी कि 1939 जनवरी 26 1939 में हमने उस टाइम पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया था। हमें पता है 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, उस टाइम उन्होंने डिसाइड किया था कि हम जनवरी 26 को एज अ पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। बाद में जब मतलब इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ओके। कांग्रेस ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी कब? जुलाई 8 1946 के, उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। दैट्स इट। और जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उस टाइम उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्यों? उसमें मतलब जो उन्होंने कहा कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेंबर नॉमिनेट किए थे और बहुत सारे मतलब इनडायरेक्टली इलेक्ट किए थे, इसके कारण इसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। और उसको बोलते हैं नो सोवेरन बॉडी, नॉट अ सोवेरन बॉडी, बिकॉज उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट का हम पे रूल था और लॉर्ड माउंट बैटन एज अ गवर्नर जनरल थे, इसके कारण उसको सोवेरन बॉडी नहीं थी ऐसे बोलते हैं। और उसको टाइम कंज्यूमिंग बोलते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 3 ईयर बीत गए थे, मतलब 2 ईयर 11 मंथ गए थे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो डोमिनेटेड बाय कांग्रेस भी बोलते हैं। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, मैक्सिमम जो मतलब उस टाइम के लीडर थे मैक्सिमम वो जो लॉयर थे, हमें पता है नेहरू जी भी लॉयर थे, तो उसको लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन कहते हैं। डोमिनेटेड बाय हिंदू, मैक्सिमम जो मेंबर थे वो हिंदू कम्युनिटी से आए थे, जो कि विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था कि ओनली वन मेजर कम्युनिटी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो रिप्रेजेंट करती है, ऐसे उन्होंने बोला था। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। उन्होंने एलिफेंट जो था उसको एज अ सिंबल चूज़ किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। हमारे सर BN राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बने थे। HVR अयंगर जो थे वो सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। SN मुखर्जी जो थे वो चीफ ड्राफ्ट्समैन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ओके। और हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादे जो थे वो एज ए कैलीग्राफर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने इटैलिक स्टाइल में कॉन्स्टिट्यूशन को राइट किया था, हैंड रिटन। ओके। और कॉन्स्टिट्यूशन को ब्यूटिफाइड किसने किसने किया था? नंदलाल बोस और बेहार राम मनोहर सिन्हा ने। ओके। और हिंदी जो वर्जन था उसको किसने मतलब ब्यूटीफाई किया था? वसंत कृष्णन वैद्य एंड नंदलाल बोस ने। ओके। थैंक यू गाइस।